अमेरिका में 1930s के इकोनॉमिक मेल्टडाउन के बाद और दुनिया भर में 2008 के एक फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये देखा गया है कि जब भी उन देशों की इकोनॉमी सिकुड़ी है तो वहाँ का ग्राहक कुछ अलग तरीके से बिहेव करने लगा था। जब हमारे यहाँ लॉकडाउन के बाद बिजनेसेस खुलेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा ग्राहक कैसे बिहेव करेगा, क्या हमारे बिजनेस पे उतने ग्राहक आएंगे जितने पहले आते थे, क्या वो उस कीमत की चीजें लेकर के जाएंगे जितने कीमत की वो पहले लेकर के जाते थे, क्या वो उस क्वांटिटी में चीजें लेंगे जितनी वो पहले लेते थे। ऐसे बहुत से सवाल हैं सोचने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद का कस्टमर कुछ बदलाव हो सकता है और अगर ग्राहक बदल गया है तो किसी बिजनेस पर्सन को ये कैसे पता चले। क्या ग्राहक के कुछ ऐसे लक्षण या सिम्टम्स होंगे जो उसके बदले हुए होने की तरफ इशारा करेंगे। एक बिजनेस पर्सन को ऐसे अनसर्टेन मतलब अनिश्चितता के माहौल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये कैसे पता चले। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कोरोना वायरस से प्रॉब्लम क्या हुई है, मतलब प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है। उसके बाद हम ये समझेंगे कि जो ये बदलावा ग्राहक है इसके क्या सिम्टम्स हैं। एक्चुअली में देयर आर टोटल 8 सिम्टम्स। फिर हम वो 12 स्टेप्स और स्ट्रेटेजीज जानेंगे जो एक बिजनेस पर्सन के काम आएगी। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन 12 स्ट्रेटेजीज और स्टेप्स और साथ में 8 सिम्टम्स का टाइम स्टैम्प दे रहा हूं। इन केस अगर आप पहले स्ट्रेटेजीज और बाद में सिम्टम्स देखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे कोई आप इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना करें। हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं SG फ्रेंचाइज एडवाइस। बाय प्रोफेशन मैं एक फ्रेंचाइज एडवाइजर हूं, साथ ही मैं एक ऑथर भी हूं। मेरी किताब का नाम है फ्रेंचाइजी नोट्स। मगर जो ये आज का वीडियो है ये एक जनरल बिजनेस टॉपिक के ऊपर है जो सभी बिजनेसेस को इम्पैक्ट करता है। आगे बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी इंटीमेशन मिल सके। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं और जानते हैं कि सबसे पहले कि प्रॉब्लम क्या है। ये जो प्रॉब्लम है ये 2 लेवल पर है। पहला लेवल है कोरोना वायरस का इम्पैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर। कोरोना वायरस के प्रकोप से कोई भी देश अछूता नहीं है, इसलिए हमें दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन्स दिखाई दे रहे हैं जिसके चलते वहां की अर्थव्यवस्था का चक्का धीमे हो गया है या कई जगह रुक गया है। उसके चलते उन देशों में मंदी आ गई है और ये मंदी आने वाले कुछ समय तक और रहेगी। दुनिया भर में गिरते हुए स्टॉक मार्केट्स और क्रूड ऑयल के दाम में आई कमी इस बात की तरफ संकेत करते हैं कि मंदी कोई जल्दी जाने वाली नहीं है और इंटरनेशनल मार्केट में मंदी का दौर रहेगा। दूसरा लेवल है कोरोना वायरस का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर। जिस तरह की दुनिया के बाकी देशों में लॉकडाउन रहा है वैसे इंडिया में भी रहा है। जैसे देशों की अर्थव्यवस्था का पहिया धीरे हुआ है वैसा इंडिया में भी हुआ है और जैसे बाकी देशों में उनकी इकोनॉमी सिकुड़ी है वो इंडिया में भी सिकुड़ी है, जिसके कारण दुनिया भर की तरह हमारे यहाँ भी कुछ समय के लिए मंदी रहेगी। मगर इन बुरी खबरों के बीच एक अच्छी खबर भी है, वो ये है कि जहां पूरी दुनिया इस फाइनेंशियल ईयर में नेगेटिव ग्रोथ लेगी वहीं इंडिया उन कुछ गिने चुने देशों में से है जो इस फाइनेंशियल ईयर में पॉजिटिवली ग्रो करेगा। ये तो थी प्रॉब्लम जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर इंपैक्ट डालती। तो चलिए अब समझते हैं समस्या के लक्षण हमारे ग्राहकों में। इन लक्षणों को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अगर आपको ये लक्षण पता होंगे तभी मेरे द्वारा बताए गए स्टेप्स या स्ट्रैटेजीज का आप फायदा उठा पाएंगे। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि सारे सिम्टम्स सभी कस्टमर्स में नहीं पाए जाएंगे। किसी कस्टमर में कोई सिम्टम दिखेगा, दूसरे कस्टमर में कोई दूसरा सिम्टम दिखेगा, तो इसलिए हमें अपना जजमेंट यूज करना पड़ेगा। पहला लक्षण, पहले ग्राहक जितना महंगा सामान लेता था अब बिना क्वालिटी को कंप्रोमाइज किए कुछ सस्ता सामान लेने की कोशिश करेगा। मतलब कि ग्राहक जो है महंगे ब्रांड के बजाय शायद थोड़े सस्ते ब्रांड की तरफ अपना रुख करे जिससे उसको अपनी पसंदीदा क्वालिटी उसके नए बजट में मिल सके। दूसरा लक्षण, ग्राहक शायद पहले जितनी मात्रा में सामान लेता था अब उतनी मात्रा में एक बार में सामान लेकर के ना जाए। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझे तो हम ये कह सकते हैं अगर ग्राहक पहले 1 किलो चीनी लेकर के जाता था तो अब शायद 500 ग्राम लेकर के जाए। अगर वो पहले 5 किलो के आटा लेकर के एक साथ जाता था अब शायद 2 किलो या 3 किलो का आटे का बैग लेकर के जाए। इस तरह से ग्राहक कम क्वांटिटी में चीजें खरीदनी शुरू कर देता है। तीसरा लक्षण है कि जो ग्राहक है छोटी लग्जरीज की तरफ जाता है, जैसे कि रेस्टोरेंट में खाना खाने के बजाय वो शायद घर पे खाना मंगा करके खा ले। सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने के बजाय वो केबल पर ही पिक्चर देख ले। लोगों की कोशिश ऐसे समय में ये होती है कि जितने वो लग्जरी प्रोडक्ट्स पहले यूज करते थे उतने ही करें मगर उनको सस्ती सर्विसेज या प्रोडक्ट से रिप्लेस कर दें। चौथा लक्षण, ऐसे समय में एक चीज और देखने को आती है, वो ये है कि जो ग्राहक है इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान खरीदने के बजाय उसको रिपेयर कराना ज्यादा पसंद करता है, जिससे कि उसकी जेब से एक मुश्त मतलब एक साथ बहुत सारा पैसा ना निकले।
5वां लक्षण, ऐसे समय में ये देखा गया है कि जो कस्टमर होता है वो डील्स को ढूंढता है। उसके लिए किसी भी जगह या ब्रांड की लॉयल्टी बहुत कम हो जाती है और वो वहीं जाता है जहां उसको अच्छी डील मिलती है, मतलब कि वो अपने पैसे की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करता है। 6वां लक्षण, ग्राहक जो है नए प्राइस पॉइंट की तरफ आकर्षित होता है, चाहे उसके लिए उसको क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। अगर इसको हम एग्जांपल से समझे तो हम ये कह सकते हैं, अगर पहले ग्राहक कोई 10 रुपए का साबुन यूज़ करता था, अब शायद 7 या 8 रुपए का साबुन यूज़ करे। 7वां लक्षण, कस्टमर कोई भी फालतू का खर्चा नहीं करेगा। पहले अगर ग्राहक कोई चीज़ इसलिए लेकर जाता था कि उसको कोई फ्री गिफ्ट मिल रहा है, तो अब वो इन कंडीशंस में इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देगा। ऐसे समय में उसका मकसद ये होता है कि जो वो खरीदने आया है सिर्फ वो वही खरीदे, उसके अलावा कुछ ना खरीदे, उससे एक्स्ट्रा कुछ ना खरीदे और उसकी जेब से कोई फालतू का पैसा ना निकले। उसकी जो खरीदारी है वो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल उसके बराबर हो। 8वां लक्षण, जब भी मंदी आती है तो ऐसा देखा गया है कि जो लग्जरी सेगमेंट होता है और जो सबसे नीचे का सेगमेंट होता है उनमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो लग्जरी सेगमेंट का कस्टमर होता है वो रिसेशन या इन्फ्लेशन इन सब चीज़ों के बहुत ऊपर होता है, और जो नीचे का सेगमेंट होता है वो कुछ टाइम तक तो अपनी परचेजिंग डिले कर देता है, मगर क्योंकि सबसे उसके नीचे और कुछ है नहीं, एक समय वो आता है जब उसको वो अपनी खरीदारी करनी पड़ती है। तो अब सवाल यह है कि अगर ऊपर और नीचे के सेगमेंट पर फर्क नहीं पड़ रहा तो फर्क पड़ कहाँ रहा है? एक्चुअली वो फर्क पड़ रहा है बिल्कुल बीच के सेगमेंट पे, जिसको मिडिल सेगमेंट कहते हैं। यहाँ का जो कस्टमर है वो दुविधा में हो जाता है कि वो नीचे जाए या अपनी सेल पोस्टपोन करे, और इसमें ऐसा होता है कि कुछ कस्टमर्स सेल पोस्टपोन करके रह जाते हैं और कुछ कस्टमर्स एक स्टेप नीचे आ जाते हैं। तो फाइनली जो बिग पिक्चर उभर के आती है इस सिनेरियो में वो ये होती है कि जो लग्जरी सेगमेंट है वहाँ पे मोटा मोटा वही सेल रहती है, जो मिडिल सेगमेंट है उसकी सेल सिकुड़ जाती है, और जो सबसे नीचे का सेगमेंट है वो वही रहता है या थोड़ा बढ़ जाता है। तो चलिए अब समझते हैं कि जो ग्राहक के व्यवहार में चेंज आया है उसके कारण क्या है। उसके बेसिकली 3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो ग्राहक है उसके शायद कमाई का स्रोत ही खत्म हो गया हो, मतलब उसकी इनकम चली गई हो। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो ग्राहक है उसकी कमाई का स्रोत कम हो गया हो, मतलब उसकी इनकम कम हो गई हो। और तीसरा कारण ये है कि एक ग्राहक को ये लगता हो कि आने वाले समय में उसकी जो इनकम है वो कम हो सकती है। और अगर हम अपने आसपास देखें तो हम इन तीनों का उदाहरण देख सकते हैं। कस्टमर बिहेवियर में चेंज देखने के लिए हमें कहीं बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सब ग्राहक भी है। अगर हम पिछले कुछ हफ्तों में अपना परचेजिंग का पैटर्न देखें और आगे आने वाले समय में हम अपनी परचेजिंग की प्लानिंग देखें तो हम ये देखेंगे कि हमारे परचेजिंग बिहेवियर में डेफिनेटली चेंज आया है। क्या आपको लगता है कि आपके परचेजिंग बिहेवियर में आने वाले समय में कुछ चेंज आएगा या पीछे कुछ दिनों में आया है? अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ये तो हो गई देशों और ग्राहकों की बात। अब आते हैं मुद्दे पर कि ऐसे समय में एक व्यवसायी या बिजनेसमैन है उसको क्या करना चाहिए, और खासतौर से एक छोटा व्यवसायी क्या करे। जब इकोनॉमी सिकुड़ती है और उसमें रिसेशन आता है तो उस समय बिजनेस करना उतना आसान नहीं होता जितना तब होता है कि जब मार्केट में तेजी होती है, क्योंकि तेजी के समय डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो जो भी उस समय बिजनेस में उतरता है वो कुछ ना कुछ कमाई कर ही लेता है। मगर जब रिसेशन आता है या मंदी आती है तो उस समय बिल्कुल उल्टा होता है। उस समय सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम रहती है, तो इसलिए बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है। मंदी के समय वही बिजनेसेस सर्वाइव करते हैं जिनको ठीक से बिजनेस करना आता है। अगर इसको हम दूसरे शब्दों में समझे तो हम ये कह सकते हैं कि जब मार्केट में तेजी होती है तो उसमें घोड़ों की दौड़ अगर हो तो उसमें कोई भी दौड़ सकता है, और मंदी के समय जो घोड़ों की दौड़ होती है उसमें सिर्फ घोड़े ही दौड़ पाते हैं। मतलब कि आपके पास वो स्किल्स होने चाहिए जिससे आप मंदी में सर्वाइव कर सके, आपके पास वो स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जिससे आप ऐसे समय में सर्वाइव कर सके। तो वो स्ट्रैटेजीज क्या हैं और एक व्यवसायी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, आइए जानते हैं। यहाँ मैं जो आपको स्टेप्स और स्ट्रैटेजीज बता रहा हूँ वो बदली हुई इकोनॉमी और बदले हुए ग्राहक के हिसाब से हैं। ऐसा नहीं है कि सभी स्टेप्स सभी बिजनेस पर्सन को यूज करने पड़ेंगे। किसी बिजनेस पर्सन के लिए कोई स्टेप काम का होगा और दूसरे के लिए कोई दूसरा, तो इसलिए अंत तक इस सारे स्टेप्स को ध्यान से सुनिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले स्टेप से, जो है ग्राहक की नई डिमांड के हिसाब से स्टॉक रखें। जैसा कि हमने पीछे देखा था ग्राहकों के सिम्टम्स या लक्षणों में कि ऐसे समय में ग्राहक का कंजम्पशन पैटर्न बदल जाता है, इसलिए सभी बिजनेस पर्सन को ग्राहक की नई डिमांड के हिसाब से रीस्टॉकिंग करनी चाहिए। और जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो गई हो या जो पुराना रखा हुआ मटेरियल है निकल नहीं रहा है उनको निकालें, उसके लिए सेल्स प्रमोशन करें जिससे आपका स्टॉक कम हो और आपके हाथ में कैश आए। यहाँ कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके पास ना कोई डेड स्टॉक हो और ना ही आपके पास जरूरत से ज्यादा स्टॉक हो। स्टेप नंबर 2,
क्रेडिट पीरियड में ही माल निकाल दे। कोशिश करिए कि सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी द्वारा जो दिया गया क्रेडिट पीरियड होता है उसका भरपूर इस्तेमाल करें, पूरा इस्तेमाल करें। और आपकी मेजर कोशिश ये होनी चाहिए कि उसी पीरियड के अंदर आप अपना माल निकाल सके, जिससे आप अपना कैश सर्कुलेशन में अच्छे से ला सके, और इसी पीरियड में अपना माल रोटेट करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो इससे आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत हद तक कम हो जाएगी, और अगर आपने खुद का अपना पैसा लगाया है तो आप वो पैसा निकाल भी पाएंगे। स्टेप नंबर 3, कम स्टॉक रखें। स्टॉक की क्वांटिटी कम करें। अगर आप पहले 1 महीने का स्टॉक लेकर के चलते थे तो आज की तारीख में आप 15 या 20 दिन का स्टॉक लें। बिजनेस मैनेजमेंट की एक बहुत ही पुरानी टेक्निक है स्टॉकिंग को लेकर के, जिसे कहा जाता है जस्ट इन टाइम, जिसकी शुरुआत जापान में हुई थी। और इस टेक्निक को यूज करके जो जापानीज मैन्युफैक्चरर्स थे वो दुनिया भर में बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए थे। उन मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किया था कि जो भी उनका स्टॉक होता था वो उसको बहुत ज्यादा समय पहले मंगा के नहीं रखते थे, जिससे कि उनकी कैपिटल स्टॉक में ना फंसे। उसको तो वो तभी मंगाते थे जब उनको उसकी रिक्वायरमेंट अराइज मतलब आने लगती थी। इस तरह से वो अपना काफी पैसा ठीक स्टॉकिंग करके बचा रहे थे और उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई थी। तो आप भी जस्ट इन टाइम टेक्निक का यूज करके स्टॉक लेवल कम करके आप भी अपना पैसा बचा सकते हैं। स्टेप नंबर 4, गुड कस्टमर सर्विस, यानी अच्छी कस्टमर सर्विस। ऐसे समय में देखा गया है कि जो कस्टमर होता है उसकी लॉयल्टी ना किसी ब्रांड की तरफ रहती है, ना किसी बिजनेस पर्सन की तरफ। ऐसे समय में कस्टमर को अच्छी सर्विस देनी पड़ती है, क्योंकि जो सर्विस है वही एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से डिफरेंशिएट करती है। जब मार्केट में सभी प्लेयर्स प्राइसिंग पर खेल रहे हों तो उस समय जो सर्विस है वही अलग से स्टैंड आउट करती है। ऐसे समय में जहां अपने कस्टमर की लॉयल्टी बहुत कम हो गई होती है और उसका ध्यान सिर्फ अपनी बचत पर होता है, डील्स पर होता है, तो ऐसे में जो सर्विस है वही एक कस्टमर को बांध के रख सकती है। और एक चीज का ध्यान रखें, अगर आपकी सर्विस अच्छी नहीं रही ऐसे मार्केट में तो ये तो पक्का है कि आप उस कस्टमर को खो देंगे। इसलिए ऐसे समय में कस्टमर सर्विस विल बी द डिफरेंशिएटर। स्टेप नंबर 5, वर्किंग कैपिटल ना बढ़ने थे। जब भी किसी व्यवसाय की वर्किंग कैपिटल बढ़ती है तो या तो उसको बैंक के पास जाना पड़ता है अपनी क्रेडिट लिमिट बढ़वाने के लिए, जिससे उसकी इंटरेस्ट की कॉस्ट बढ़ती है, या उसको अपनी जेब से पैसा डालना पड़ता है। उससे जो उसका कैश है वो बिजनेस में लग जाता है, और ये दोनों ही केसेस में एक बिजनेस पर्सन के लिए अच्छा नहीं है। स्टेप नंबर 6, फोकस टर्नओवर पे हो ना कि मार्जिन पर। ऐसे समय में एक बिजनेस पर्सन को अपना जो फोकस है वो टर्नओवर पे रखना चाहिए, ना कि मार्जिन पर। क्योंकि अगर किसी व्यवसाय का पूरा फोकस अपने मार्जिन पे होगा तो ऐसे समय में जहाँ कस्टमर प्राइस को लेकर बहुत सेंसिटिव है तो ऐसे कस्टमर को बेचना मुश्किल हो जाएगा, और इस तरह से एक व्यवसाय अनकॉम्पिटिटिव हो जाएगा। और अगर किसी व्यवसाय का फोकस अपने टर्नओवर पे होता है तो वो फटाफट अपना माल निकाल पाएगा और कैश को सर्कुलेट कर पाएगा, जिससे वो कॉम्पिटिटिव बना रहेगा। पॉइंट नंबर 7, सेल कैश एंड कैरी बेसिस पे करें। ऐसे समय में कैश इज द किंग, तो एक व्यवसाय को अपने बिजनेस में कैश कंपोनेंट बढ़ाने के लिए जो भी जरूरत हो वो करना चाहिए, और एटलीस्ट ये 2 स्टेप तो जरूर लेने चाहिए। पहला, जितना उधार दिया है वो वापस ले, और दूसरा, मैक्सिमम कैश पे काम करना शुरू करें। यहाँ मैं एक चीज साफ कर दूं, कैश से मेरा मतलब कैश एंड कैरी बिजनेस से है, ना कि करेंसी से। ये कैश कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ए करेंसी, अ यूपीआई और ए कार्ड। स्टेप नंबर 8, अपने खर्चे कम करें। एक व्यवसाय की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर उसके खर्चों का भी असर पड़ता है, तो एक बिजनेस पर्सन की कोशिश ये होनी चाहिए कि वो अपने खर्चे कम से कम करे जहां तक पॉसिबल हो। और किसी भी बिजनेस का एक बहुत मेजर एक्सपेंस होता है उसका रेंट, मतलब किराया। तो ऐसे समय बिजनेस पर्सन की कोशिश होनी चाहिए कि वो लैंडलॉर्ड के साथ बैठे अपना रेंट रीनेगोशिएट करे और उसको कम करवाने की कोशिश करे। और अगर वो नहीं होता है और अगर उसके लिए पॉसिबल है किसी दूसरी जगह कम रेंट की जगह पे जाके बिजनेस करना, तो उसको वो करना चाहिए। इससे जो भी बचत होगी वो उस व्यवसाय को कॉम्पिटिटिव बने रहने में बहुत हेल्प करेगी। स्टेप नंबर 9, अपने बिजनेस प्लेस को सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी हाइजीन नॉर्म के हिसाब से रीसेट करें। लॉकडाउन हटने का मतलब ये नहीं होगा कि कोरोना का खतरा खत्म हो गया है, इसलिए जब तक सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ जाती तो सभी बिजनेस पर्सन को अपने बिजनेस में सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी प्रिकॉशंस को कंटिन्यू करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 10, सेल्स प्रमोशन बढ़ाएं। अगर आपको ये लग रहा है कि कुछ पॉइंट पहले मैंने ये कहा था कि अपने खर्चे कम करने हैं, तो मैं फिर अब सेल्स प्रमोशन की बात क्यों कर रहा हूँ? क्या सेल्स प्रमोशन एक खर्चा नहीं है? मेरे हिसाब से नहीं, सेल्स प्रमोशन एक खर्चा नहीं है, क्योंकि सेल्स प्रमोशन एक इन्वेस्टमेंट है। ये हम सब ने सुना है कि जो दिखता है वो बिकता है, इसलिए जब आप दिखेंगे तभी आपका माल बिकेगा। और सेल्स प्रमोशन का मतलब ये नहीं कि आपको पैसा डाल के ही करना है। देयर आर 2 वेरी सिंपल थिंग्स दैट यू कैन डू जो आप बिना पैसा लगाए भी कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर आपका फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज है तो आप अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन शुरू कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास अगर अपने कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट नंबर हैं तो आप उनको व्हाट्सएप के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
अगर आपका बिजनेस खुल गया है तो आप अपने कस्टमर्स को सेल्स प्रमोशन के बारे में बता सकते हैं, वेरियस स्कीम्स के बारे में बता सकते हैं। और अगर आपका बिजनेस अभी खुलने में टाइम है तो आप अपने कस्टमर्स के साथ टच में रह सकते हैं। आप उनको कोरोना वायरस से की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई मैसेज दे सकते हैं। जो भी आपको लगता है कोई हेल्पफुल मैसेज है वो आप अपने कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मगर यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देना है, इन्फॉर्मेशन देने और स्पैमिंग करने के बीच में फ़र्क होता है। उस फ़र्क को बना के चलिए। आप इन्फॉर्मेशन दें केवल और स्पैमिंग ना दें, वरना ये कस्टमर्स के साथ गलत हो जाएगा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन दें और आपसे स्पैमिंग ना हो। इस स्टेप का रिजल्ट आपको तब दिखेगा जब आपका बिजनेस खुलेगा और आपका कस्टमर आपके सामने खड़ा होगा सामान लेने के लिए। स्टेप नंबर 11, अपने कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाएं। ऐसे समय में ज़्यादातर बिजनेसमैन को एक टेम्पटेशन होती है कि वो अपने मैन पावर को कम करे, छटनी करे, हटाए, जिससे कि उनकी सैलरी की कॉस्ट कम हो सके। बट अगर हम इसको एक दूसरे नज़रिए से देखें तो हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ है या जो हमको लगता है एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी हम स्किल एनहांसमेंट कर सकते हैं, उनको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। मैं जानता हूँ इस माहौल में किसी भी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना आसान काम नहीं होगा, बट अगर आप ऐसे समय में भी ये काम कर लेते हैं तो आप ये देखिए, इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और ये आपके लिए एक वरदान का काम करेगा। तो अब आते हैं अपने आखिरी पॉइंट की तरफ, जो है उधार की अवधि कम करें और दिया हुआ उधार वापस लें। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम अपने उधार देने की अवधि को कम नहीं करते हैं और जो हमने उधार पे माल दिया हुआ है उसकी क्वांटिटी कम नहीं करते हैं, तो ये हमारी वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को बढ़ाता रहेगा। और जब भी हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो हमें बैंक के पास जाना पड़ेगा और हमें इंटरेस्ट पे पैसा लेना पड़ेगा, या हमें अपने पॉकेट से पैसा डालना पड़ेगा, तो हम लिटरली अपना पैसा बिजनेस में ब्लॉक कर रहे होंगे। तो अगर आप अपनी वर्किंग कैपिटल नहीं बढ़ाते हैं तो आपके बिजनेस करने की क्षमता पे इसका बहुत असर पड़ेगा। अपर्याप्त वर्किंग कैपिटल किसी भी व्यवसाय को उसके बिजनेस से बाहर कर सकती है। इसलिए एक व्यवसाय के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उसकी लेनदारी कम से कम हो और उधार देने की अवधि में कमी आए। अगर इन 12 स्टेप्स को हमें एक लाइन में समराइज करना है तो हम ये कह सकते हैं, कट द फ्लैप एंड बिकम द लीन एंड मीन मशीन। यानी अगर आप बिजनेस को रखेंगे फिट तो आपका बिजनेस रहेगा हिट। दूसरे शब्दों में, अगर हम अपने सारे अनप्रोडक्टिव खर्चे कम कर दें, हम अपने उधार कम कर दें, उधार देने की अवधि को कम कर दें, हमारा डेड स्टॉक या जो कम रोटेटिंग स्टॉक है उसको निकाल के अपना कैश हाथ में बढ़ा लें, तो हम बहुत प्रोडक्टिव हो सकते हैं और इसका हमें लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन कीप डिस्टेंस, रिमेन सेफ।